प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार आपके बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय हेतु सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए प्रथम सेमेस्टर के तहत हिंदी काव्य प्रश्न पत्र से इकाई संख्या 1 के अंतर्गत शीर्षक भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास शीर्षक के अंतर्गत मैं यहाँ पर आपके समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास इसे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस टॉपिक को मैंने इस तरह से तैयार किया है कि बीए प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ साथ बीए फाइनल हिंदी भाषा का जो सेकंड पेपर है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास तथा काव्यांग परिचय और इसके साथ ही एमए हिंदी की अगर हम बात करें पूर्वार्ध की तो उसमें भी भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा पेपर के अंतर्गत और हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर के अंतर्गत इसमें से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप समझ सकते हैं और साथ ही नोट भी कर सकते हैं। इस शीर्षक को तैयार करने में मैंने इंटरनेट, विकिपीडिया, साथ ही साथ मैंने डॉक्टर ललिता श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी काव्य का भी अध्ययन किया है और इन सब का मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को तैयार करने में इनसे सहायता ली है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज पुनः मैं कहूँगा कि बच्चों के लिए बेहद ही अनिवार्य है, आवश्यक है कि वो लिखने पढ़ने का निरंतर अभ्यास करें, वर्तनी की अशुद्धियों पर ध्यान दें और अशुद्धियाँ ना करें। और यही कारण है कि मैं बीच बीच में अपनी कुछ जो मेरी जो व्याख्यान की जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं उन्हें मैं पीपीटी के माध्यम से आपके बीच लेकर प्रस्तुत होता हूँ ताकि आप सही से शब्दों को, वाक्यों को और भाषा को समझ सकें और साथ ही एक प्रेरणा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का और लिखने का आप अभ्यास करें और प्रयास करें। यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं अपनी बात को यहाँ पर रखूँगा। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि 19वीं शताब्दी का अर्थ है 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय। तो साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। गार्जा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ फ्रेंच विद्वान गार्जा द तासी ने
अपनी रचना इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में किया है। एक बार पुनः इसे मैं दोहरा देता हूँ। गार्जा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ फ्रेंच विद्वान गार्जा द तासी ने अपनी रचना इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में किया है। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी HISTOIRE इस्तवार DE द LA ल LITTERATURE लिटरेच्यूर HINDOUE एंदुई AEA HINDOUSTANI हिंदुस्तानी। फ्रेंच का शब्द है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। जैसा कि आप की समझ में भी आ रहा होगा कि लिटरेचर साहित्य, लिटरेचर अंग्रेजी का शब्द है, वहीं लिटरेच्यूर फ्रेंच भाषा का शब्द है। अदब, उर्दू में साहित्य को अदब कहते हैं, हिंदी में साहित्य, अंग्रेजी में लिटरेचर, फ्रेंच में लिटरेच्यूर। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक फ्रेंच भाषा के विद्वान गार्जा द तासी हैं। इस ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसे बच्चों हमेशा याद रखना। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। रिपीटिशन इज द फादर एंड मदर ऑफ मेमोरी, इसीलिए मैं इस महत्वपूर्ण बात को बार बार आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ ने हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन परंपरा के बिखराव को सूत्रबद्ध किया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर का नाम आता है और 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिव सिंह सेंगर द्वारा सन 1883 में रचित शिव सिंह सरोज है। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। इन्होंने प्राय सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया है और आज इनमें से अधिकांश अविश्वसनीय हैं। इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, उसका नितांत अभाव इस ग्रंथ में दिखाई देता है। परवर्ती इतिहासकारों ने ग्रंथ में दी गई सामग्री का उपयोग करते हुए अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है। एकमात्र यही इस विशाल ग्रंथ की उपादेयता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण नाम आता है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की तीसरी कृति ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में करवाया गया।
वर्नाक्यूलर मीन्स देसी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है तथा इसे 11 विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त एवं अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है और उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कृतियों को स्थान दिया है। उनका योगदान इस बात में है कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गारजा दत्तासी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं। युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी इस ग्रंथ में किया गया है। इन्होंने ही सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। इसके बाद हम बात करते हैं मिस्र बंधु विनोद की। मिस्र बंधु और मिस्र बंधु विनोद 1913-1914। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के ग्रंथों में मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ की रचना 4 भागों में की गई है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास करते हुए रचना काल को 8 कालखंडों में विभक्त किया गया है। विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके साहित्यिक महत्व को उजागर किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में यह स्वीकार किया है कि रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। शुक्ल जी ने मिस्र बंधुओं के काल विभाजन पर लिखा है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर नया नामकरण भी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं मध्यकाल के रूप में किया। काल की प्रवृत्ति निर्धारण करने के लिए शुक्ल जी ने प्रसिद्ध ग्रंथों का आधार ग्रहण किया है। इनके द्वारा दिए गए वीर गाथा काल नाम पर सबसे अधिक आपत्ति की गई है, अन्यथा शेष कालों को जो का त्यों परवर्ती इतिहासकारों ने प्राय स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं निर्गुण व सगुण में विभक्त कर पुनः उन्हें क्रमशः
दो दो उप विभागों ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी तथा राम भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा में वर्गीकृत किया। रीतिकाल के कवियों के वर्गीकरण में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त कवियों को स्थान दिया। शुक्ल जी ने जो प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत किया उसमें कवियों के जीवन परिचय को उतना महत्व नहीं दिया जितना उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को दिया। शुक्ल जी नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के धनी थे। उनमें प्रौढ़ विवेचना शक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी। इसीलिए वे एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर सके जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आज इनके लिखे हुए एक एक वाक्य को आधार बनाकर शोध कार्य किए जा रहे हैं और उनकी प्रत्येक पंक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयास हो रहा है। तुलसी के प्रति उनका मोह कबीर के प्रति अन्याय करवा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये हिंदी जगत में एक नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में प्रकाशित करने की योजना क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। इनमें से एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है तथा इससे पहले साहित्य को संधि काल नाम दिया है। उन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लिया है। इसीलिए वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर गए हैं। इसका दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है। इनके पश्चात हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्ल जी के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को नतमस्तक होकर स्वीकार किया गया है तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं, जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उनके द्वारा रचित पुस्तकें निम्न हैं। नंबर 1 हिंदी साहित्य की भूमिका, नंबर 2 हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास और नंबर 3 हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु उसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री एवं नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत हैं। जैसे शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहना उचित माना है उसे आचार्य द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। वीरगाथा काल का नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदी जाति की निराशा को माना है, वहीं द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है। द्विवेदी जी भक्ति का उदय इसके प्रभाव से हुआ नहीं मानते। उनका मानना है कि हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास संपादित नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। यह ग्रंथ अनेक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है, जिससे शैली की एक रूपता नहीं रह पाई है। इस इतिहास ग्रंथ का स्थूल ढांचा आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित है। इस ग्रंथ की योजना हिंदी साहित्य की इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को एक स्थान पर एकत्र कर उसे श्रृंखलाबद्ध कर देने हेतु की गई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965।
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में लिखा। लेखक के अनुसार विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन शोध निष्कर्ष के अनुरूप इस इतिहास को नवीन रूप में प्रस्तुत करें और पुरानी मान्यताओं से चिपके ना रहें। डॉक्टर गुप्त ने इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया तथा हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों, प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया। प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल के अंतर्गत वे तीन प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार करते हैं। नंबर 1 धर्म आश्रित काव्य, नंबर 2 लोक आश्रित काव्य और नंबर 3 राज्य आश्रित काव्य। धर्म आश्रित काव्य परंपरा। धर्म आश्रित काव्य के अंतर्गत 5 काव्य परंपराओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। नंबर 1 धार्मिक रास काव्य परंपरा, नंबर 2 संत काव्य परंपरा, नंबर 3 पौराणिक काव्य परंपरा, नंबर 4 पौराणिक प्रबंध परंपरा और नंबर 5 रसिक भक्ति परंपरा। राज्य आश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत 5 काव्य परंपरा का अस्तित्व आप स्वीकार करते हैं। नंबर 1 मैथिली गीति परंपरा, नंबर 2 ऐतिहासिक रास परंपरा, नंबर 3 ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, नंबर 4 ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा, नंबर 5 शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। लोक आश्रित काव्य परंपरा। लोक आश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत वे केवल ये काव्य परंपराओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसमें रोमांसित कथा काव्य परंपरा एवं स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। आधुनिक काल को स्वतंत्र रूप से हुआ माना जाता है, तो उसमें इस प्रकार की काव्य परंपराओं का समावेश नहीं है। इसके पश्चात हम यहाँ पर आप बच्चों के लिए एक मोटे मोटे बिंदु के रूप में यहाँ कुछ बिंदु मैंने आपके लिए यहाँ पर संकलित किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन तथा नामकरण। आप बच्चे इसे अच्छे से नोट भी कर लें और याद भी कर लें। आदिकाल और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। संवत 1050 से 1375 तक। इसके बाद पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक। इसके बाद उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल या गद्यकाल संवत 1900 से अब तक। हिंदी साहित्य के विभिन्न काल से संबद्ध शाखाएं। हिंदी साहित्य को सामान्यतः 4 कालों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्तिकाल को निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा को फिर से ज्ञानाश्रय शाखा कबीरदास आदि, प्रेम आश्रय शाखा जायसी आदि। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास, राम भक्ति शाखा तुलसीदास। रीतिकाल को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो हम उसे इस रूप में बांटते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को हम पुनः प्रगतिवाद युग एवं प्रयोगवादी युग, नई कविता एवं नव लेखन युग। अगर हम बात करें आदिकाल का नामकरण, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए कि इसे कहीं पर आप नोट भी कर लें और आपके जो
बहुकल्पीय प्रश्न हैं उनसे आधारित बहुत से प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर आपको मिल भी जाएंगे। और आपके लिए वैसे भी महत्वपूर्ण है कि चारण काल नाम किसने दिया, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो आदिकाल का नामकरण की अगर हम बात करें तो चारण काल नाम दिया ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधु ने, वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथों का आधार लिया वे ग्रंथ हैं विजयपाल रासो, नलह सिंह, हमीर रासो, शारंगधर, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, कुमार रासो, दलपति विजय, बीसल देव रासो, नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर, परमाल रासो जगनीक, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो, विद्यापति पदावली विद्यापति। आगे हम बात करते हैं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। रासो साहित्य या वीर काव्य के अंतर्गत खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम बात करते हैं ढोला मारूरा दूहा, बीसल देव रासो, वसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति पदावली। सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हीनयान, थेरवाद, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हैं। वज्रयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म, तंत्रयान, मंत्रयान, गुप्त मंत्र, गूढ़ बौद्ध धर्म और विषम कोण शैली या वज्र रास्ता भी कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध दर्शन और अभ्यास की एक जटिल और बहुमुखी प्रणाली है जिसका विकास कई सदियों में हुआ। सिद्ध साहित्य की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हम उसमें प्रमुखता से ले सकते हैं जीवन की सहजता एवं स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, आडंबरों एवं पाखंडों की कटु आलोचना, तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार, रहस्यात्मक अनुभूति, श्रृंगार और शांत रस, जनभाषा का प्रयोग, छंद प्रयोग, साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों में सरहपा, लुईपा, शबरपा, कण्हपा, डोम्बीपा, कुकुरिपा। नाथ साहित्य आदिकाल में सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत 9 नाथ आते हैं। आदिनाथ स्वयं शिव, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिणीनाथ, चक्रटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भर्तरीनाथ या भर्तरीनाथ, गोपी चंद नाथ। नाथ साहित्य की विशेषताएं। चित्त शुद्धि एवं सदाचार में विश्वास, परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु महिमा, उलट बासिया, जन भाषा का परिष्कार। अगर हम यहाँ पर बात करें
उलटबासियों से क्या अर्थ है। नाथों की साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना एवं उसके पश्चात मनः साधना है। मनः साधना से तात्पर्य है मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना। मन की स्वाभाविक गति है बाहरी जगत की ओर रहना। उसे पलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली इस प्रक्रिया को उलटबासी कहते हैं। जन भाषा का परिष्कार। नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान आदिकालीन हिंदी को समृद्ध कराने में रहा है। यद्यपि नाथों ने संस्कृत भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन सामान्य जनों के लिए इन्होंने अपने विचार जन भाषा में ही अभिव्यक्त किए हैं। जिस प्रकार उनके विचार परंपरागत रूढ़ि विचारों से अलग हैं, उसी तरह उनकी भाषा भी रूढ़ि विचारों से अलग है। तो आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे फिर किसी और टॉपिक के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।